डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड आईएफआरएस। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 सबसे पहले अकाउंटिंग टर्म किया, फिर चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और फिर चैप्टर नंबर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लर्न किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग is the language of business. To understand the accounting information and for maintaining uniformity and consistency, accounting principles are necessary in accounting. Accounting principles are the norms or rules which are to be followed in treating various items of assets, liabilities, expenses and incomes. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, जिसको हम शॉर्ट में गैप्स भी बोलेंगे। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो इट मींस द रूल्स और गाइडलाइंस फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस in order to bring uniformity and consistency in the preparation and presentation of financial statements. अच्छा, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। सेकेंड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। थर्ड वन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। The general acceptance of an accounting principles usually depends on how well it meets the criteria: relevance, objectivity, feasibility. Accounting principles can be classified into two categories. First one concept और second one convention. तो सबसे पहले concept यानी assumption. So accounting concepts are the basic assumptions or fundamental propositions within which accounting operates. They are generally accepted accounting rules based on which transactions are recorded and financial statements are prepared. It is important to follow the accounting concept because it enables the user of financial statement to understand them better and in the same manner. जबकि accounting conventions are the outcome of accounting practices or principles being followed by the enterprises over a period of time. Conventions may undergo change with time to bring about improvement in the quality of accounting information. Now, हम जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लर्न करने वाले हैं उसको दो पार्ट में हमने जो बांटा है, तो कंसेप्ट और दूसरा है कन्वेंशन। अच्छा, कंसेप्ट को एजम्पशन भी बोलते हैं और कन्वेंशन यानी प्रिंसिपल्स। तो कंसेप्ट में फर्स्ट वन तीन ही है। फर्स्ट वन गोइंग कंसर्न एजम्पशन, सेकेंड वन कंसिस्टेंसी एजम्पशन एंड थर्ड वन अक्रूअल एजम्पशन। और अकाउंटिंग कन्वेंशन 9, उसमें फर्स्ट वन अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, मटेरियलिटी प्रिंसिपल, प्रूडेंस प्रिंसिपल, कॉस्ट प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल एंड लास्ट वन ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। इसके बारे में ही हम लोग एक के बाद एक लर्न करने वाले हैं, तो अभी इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड से कंसेप्ट्स के बारे में स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट वन, गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या है? तो as per this concept, it is assumed that the business will continue to exist for a long period in the future and there is no intention to close the business or scale down its operation significantly. Clear? फिर से गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या है?
यहाँ पे एजम्पशन लगा देते कि बिजनेस शॉर्ट पीरियड में बंद करने वाले नहीं है, राइट। रिलेवेंस, फर्स्ट वन, डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हम शॉर्ट पीरियड में ही, मतलब 2-3 महीने, 6 महीने या इसी साल में बिजनेस वाइंड अप ही करने वाले होते हैं, या शॉर्ट पीरियड के लिए बिजनेस किया है, तो जो भी एक्सपेंस हुए वो सारे के सारे एक्सपेंस हम डेबिट कर देते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर करके प्रॉफिट के सामने, मतलब इनकम के सामने माइनस कर लेते हैं। बट एजम्पशन कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है बिजनेस, सो एक्सपेंस के दो पार्ट, कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर उसको 5 साल 10 साल के बीच में बांटना है, और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर उसी साल इनकम के सामने माइनस कर लेना है। नाउ बी, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इनटू करंट एंड नॉन करंट। अब आप जानते हो कि नॉन करंट एसेट क्या है, करंट एसेट क्या है, और नॉन करंट में ही बोलता है ना मोर देन 12 मंथ्स, यानी मोर देन 1 ईयर, इसका मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, राइट। थर्ड वन, depreciation is charged on non-current assets and non-current assets appear in the balance sheet at book value without having reference to their market value। यहाँ पे भी ये गोइंग कंसर्न का assumption है कि अगर बिजनेस वाइंड अप ही कर रहे हैं, बंद ही हो रहा है, तो एसेट की मार्केट वैल्यू दिखानी चाहिए, ना कि बुक वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट वन, कंसिस्टेंसी एजम्पशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि आपने कोई भी मेथड एक बार अप्लाई की तो उसको बार बार चेंज मत करो, राइट, उसको कंटिन्यू रहने दो। जैसे कि अकॉर्डिंग टू द एजम्पशन, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सिलेक्टेड एंड एडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड consistently year after year. This will ensure a meaningful study of the performance of the business for a number of years. Consistency assumption does not mean that particular practice once adopted cannot be changed. The only requirement is that when a change is desirable, it should be fully disclosed in the financial statements along with its effect on income statement and balance sheet। इसके बारे में हम लोग डिफरेंट चैप्टर में भी लर्न करेंगे, जैसे कि डेप्रिसिएशन। तो देयर आर 2 मेथड्स, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो आपने अगर स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाइड की तो हो सके तब तक हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड से ही यूज करना चाहिए। सिमिलरली स्टॉक के वैल्यूएशन में आएगा लिफो मेथड, फीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। तो आपने कोई एक मेथड अप्लाइड की तो फिर ईयर टू ईयर वही मेथड अप्लाइड करना है, राइट। बार बार चेंज नहीं, डजंट मीन कि आप कभी चेंज नहीं कर पाओगे। 2-3 साल के बाद आपने एक आध बार ऐसा लगा कि नहीं, हमने जो मेथड अप्लाइड की थी वो हमारे बिजनेस के लिए सही नहीं है और चेंज करनी है, दूसरी मेथड अप्लाइड करनी है, तो कर सकते हैं, पर बार बार चेंजेस नहीं करना है, राइट। थर्ड पॉइंट, एनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस मे बी चेंज if the law or accounting standards require so to make the financial information more meaningful and transparent. Relevance, it helps the management in decision making by utilizing the comparable financial information. थर्ड वन, अक्रूअल एजम्पशन। इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में अच्छा खासा लर्न किया हुआ है, केस बेस और अक्रूअल बेस, याद है। तो नाउ अक्रूअल कॉन्सेप्ट applies equally to income and expenses. As per this assumption, all income and all expenses are recognized when they earn or incurred. It is immaterial whether the case is received or paid at the time of transaction or later date. एक illustration लेते हैं कि if a credit sale for 15,000 is made on 14th February 2020, कब हमने क्रेडिट सेल किया? 14th Feb को।
and cash realized on 3rd April 2020. Then अब इनकम कब हुई मानना है? द इनकम अर्न इज ऑन 14 February. मतलब अर्न कब हो गई है आपकी इनकम? 14 Feb को ही, भले पैसे हमको अब 3rd April को मिल रहे हैं. Clear? And that's why income earned is to be recorded on 14 February, not on 3rd April. Similarly, in case of expenses, if at the end of the year the 2 month salary is due but not paid, then the expenses of salary will be recorded in the current year in which salary is due, not in the next year in which it will be paid. Relevance: earning of revenue and expenses can be accurately matched to a particular accounting period. Thank you, students.